चैप्टर का क्या नाम बाबू? हिंद चीन। दोनों चीज है। दोनों बात होगा, उपनिवेशवाद भी होगा और राष्ट्रवाद भी होगा। शुरू करें। देखो, चैप्टर का नाम क्या है बाबू? हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, दोनों बात होगी। पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? उपनिवेशवाद का। क्या होता है उपनिवेशवाद? भाई जब हम लोग अपने से कमजोर देश पर अधिकार जमाते हैं, है ना, उस पर अपना नियम कानून थोप देते हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उपनिवेश। यही है उपनिवेशवाद। अपने से कमजोर देश पर आर्थिक रूप से नियंत्रण स्थापित करना, सामाजिक रूप से नियंत्रण स्थापित करना, राजनीतिक रूप से नियंत्रण स्थापित करना, ये सब चीज किस नाम से जाना जाता है? उपनिवेशवाद। जैसे ब्रिटेन ने हमें अपना उपनिवेश बना लिया था, वो मेरे ऊपर आर्थिक रूप से, सामाजिक पहलू के रूप में और उसी प्रकार से आर्थिक नियंत्रण भी तो लगा दिया था। राजनीतिक नियंत्रण नहीं लगा दिया था, अपने शासन सत्ताधारियों को हमारे ऊपर नहीं बैठा दिया था, हर तरह से वो हमारे ऊपर नियंत्रण लगाया था। क्यों? क्योंकि हम उसके क्या बन गए थे? उपनिवेश। उपनिवेश के नाम से हमें जाना गया। भारत था, भारत किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। पढ़े हैं हम लोग। और दूसरा चीज क्या है? राष्ट्रवाद। ये हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। राष्ट्रवाद कब होता है? जब लोग, तो दो चार कारक तो होने चाहिए। एक, जब आप बहुत ज्यादा दबे कुचले हो, ठीक। दूसरा चीज क्या होगा? आप थोड़े बहुत शिक्षित होने चाहिए। मतलब जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि वो जागा है या सोया है, उसको क्या ही लेना देना होगा किसी चीज से, उसको कोई मतलब नहीं होगा। माने एक तो राष्ट्रवाद होता है बाबू, जैसे एक एकता लेकर के आता है राष्ट्रवाद, जो एक्चुअल में राष्ट्रवाद होता है, चाहे वो सामाजिक प्रारूप हो, राजनीतिक प्रारूप हो, एक देश में या किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर, और वो देश हित को सबसे ऊपर मानता है। बोलता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, माने देश सबसे ऊपर है, उसके बाद हम किसी और चीज की कल्पना कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन कई बार यही राष्ट्रवाद थोड़ा सा सर चढ़ के जब बोल देता है, तो होता क्या है? राष्ट्रहित सर्वोपरि है ये मानते हैं, जिसको राष्ट्रवाद बोलते हैं, और फिर इसी राष्ट्रवाद में राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए हम लोग राष्ट्रीय संपत्ति का ही बलिदान दे रहे होते हैं। नहीं नहीं, देखो, राष्ट्रीय संपत्ति का बलिदान देने का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय संपत्ति का बलिदान दे रहे होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे रेल में आग लगा दिया जाता है कई बार आंदोलन होते होते, नहीं सुने हो? रेल में आंदोलन लगा दिया, सड़क है, स्कूल बस है तो बसें में आग लगा दिया, ये सब राष्ट्रीय संपत्ति है। पूरा का पूरा एरिया है, सड़क पर मान लो बैठ गए, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आप करें, पता पढ़े ना पॉलिटिकल साइंस में, आपको आज़ादी है संगठन बनाने की, आपको पूरी आज़ादी है, आप कर सकते हैं, लेकिन हिंसा की अहिंसा, हिंस हाँ, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। पता चला कि लड़ाई पीट वहां पे जितना भी होता है आजकल, एक तो राष्ट्रवाद का टैग लगा लेते हैं अपने ऊपर कि भाई हम जो हैं हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, मतलब अपने आप को राष्ट्रवादी स्वतः घोषित कर दिए। मैंने खुदे वाला बात हुआ कि अपने से हाथ ऐसे बढ़ाया, पीठ तक लेके गए और थपथपा दिया कि देखो भाई हम राष्ट्रवादी हैं। लेकिन आपकी विचारधारा किससे मिलती जुलती है? हिंसात्मक प्रवृत्ति से मिलती है। हिंसा का मतलब क्या होता है? मारपीट करना, है ना। तो वो चीज तो वो राष्ट्रवाद के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन लेकिन कुछ हद तक जो राष्ट्रवाद हम लोग देखे हैं, अभी इसको मिटा दिए क्या? कुछ हद तक जो राष्ट्रवाद हम लोग देखे हैं, वो कैसा वाला राष्ट्रवाद देखे? हम लोग भी आजादी की लड़ाई तो हम लोग भी लड़े हैं ना, 47। तो वो जो 47 जो हम लोग लड़ाई लड़े हैं, क्या वो हिंसात्मक है या अहिंसात्मक है? अहिंसात्मक है। क्या उसमें हमको कोई परिणाम मिला है? हाँ, परिणाम मिला है। और उस समय के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए भारत को, तो अहिंसात्मक तरीके से ही उस चीज को प्राप्त किया जा सकता था। उस परिप्रेक्ष्य में देखे, जो उस पहलू को जाकर देखे थे। लेकिन हर जगह कुछ ऐसा नहीं होता, हर जगह वैसी कहानियां नहीं चलती। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को आप देखिए, वो ब्लडेड है, मतलब खून से पूरा रक्त किया गया है, उसको ब्लडेड है वो पूरा का पूरा। कौन? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है वो कैसा है? सर वो अहिंसात्मक है हमारा वाला। और आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो बिल्कुल भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हम लोगों का जो है वो हिंद चीन का है, हिंद चीन।
अब ये हिंद चीन के अंतर्गत ध्यान रखना बाबू, ऑब्जेक्टिव ही पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से, 3 क्षेत्र आते हैं। कई बार देखो, हिंद चीन के पास जाने से पहले और कुछ बात कर लेते हैं। कई बार हिंद चीन के नाम से ये भी हमको लग जाता है कि हम चीन की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा लग जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हिंद चीन का मतलब वो चीन के बारे में बात नहीं हो रही होती है। हिंद चीन का सीधा सीधा मतलब होता है कि भारत का मैप। अब किताब अपना जाइए ओपन कीजिए, लगता है मेरे पास होगा, 1 मिनट। हाँ, तुम लोग भी अपना देखो मैप के पास जाकर के, मेरे पास शायद हो। हाँ, हम रखे हैं। हाँ, देखो ध्यान से, तुम्हारी किताब का ही है, अपने मन से नहीं बनाया हुआ है। ये जो हिस्सा है ना, ये बर्मा के पास वाला है, जिसको म्यांमार बोलते हैं, और चीन इधर है बाबू। मैप में चीन इस तरफ है। अब यहां पर जो हम लोग का टॉपिक है ना, वो देखो किसको किसको है। एक तो वियतनाम के लिए, अरे यार, हाँ, एक तो वियतनाम के लिए है, जो हम लोग का पहला हिस्सा बनेगा। एक का नाम है लाओस, ये वाले भाग हो गए, और एक है कंबोडिया। ये 3। अगर कोई हमसे अब देखो, यहाँ पे चीन नहीं है, ये हिंद चीन आ जाता है ना, तो हम लोग समझ जाते हैं कि हम चीन के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम चीन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। हम 3 अलग अलग जगह का नाम, एक का नाम क्या है वियतनाम, दूसरे का नाम क्या है लाओस, और एक का नाम है कंबोडिया, तो हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया 3 है ना नाम। एक नाम लिया गया वियतनाम, दूसरा नाम लिया गया लाओस, और एक भाई साहब हो गए कंबोडिया। चीन नहीं है ये, बार बार हम कह रहे हैं, ये चीन नहीं है। चीन के नजदीक जरूर हो सकते हैं। चीन का इसमें प्रभाव, इसको हिंद चीन बोलने के पीछे का कारण है। कारण यह है, जैसे लाओस हो गए, जैसे कंबोडिया हो गए, इन पर अगर प्रभाव देखा जाए तो इन पर प्रभाव रहा है भारत का, यानी भारतीय शासक या भारतीय रिचुअल्स का लाओस और कंबोडिया पर काफी ज्यादा प्रभाव रहा है। और वहीं वियतनाम, देखो वियतनाम अकेला नहीं है, वियतनाम मिक्स्ड है, यानी इसके अंतर्गत तोकिन, एक का नाम था शायद कोचिन चीन, और एक और था, तीसरा कौन, अन्नाम। देखो, अब ये 3 अलग अलग क्षेत्र हैं। देखो 3 अलग अलग क्षेत्र हैं। ये तीनों अलग अलग क्षेत्र को संयुक्त रूप से कौन से नाम से पुकारा गया, वियतनाम। जिस पर प्रभाव किसका रहा, जैसे इन पर भारत का है ना, वैसे इन पर प्रभाव रहा शुरू से ही, 3 ईसा पूर्व से ही चीन का शासन। शासन का मतलब चीन का प्रभाव रहा है, वो वहां के रिचुअल्स को वो फॉलो करते रहे हैं, रीति रिवाज जिसको बोलते हैं, कल्चर जिसको बोलते हैं। तो वियतनाम, जिसको हम अब क्या है कि बार बार 3 नाम नहीं ले सकते, तोकिन, कोचिन चीन और अन्नाम। अब ये 3 नाम ना लेकर के हम एक नाम वियतनाम बोल रहे हैं। तो वियतनाम पर शुरू से किसका प्रभाव रहा, चीन का। लाओस और कंबोडिया पर शुरू से किसका प्रभाव रहा, भारत का। इसीलिए ये हिंद और चीन मिक्स होकर के हिंद चीन कहलाते हैं। आ रहा बात समझ में? तो आप कहीं भूल से भी इसका यह मतलब ना निकाल लें कि यह चीन है। अब घर जाकर के अगर मैप देखोगे तो मैप में तुम स्पष्ट तौर पे देखोगे कि ये भाई साहब कहां पर बैठे पड़े हैं, कौन, ये अपना हिंद चीन। तो हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो हम नाम लेंगे क्या, हिंद चीन के अंतर्गत वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। सही है बात। वियतनाम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो वो हो गया अन्नाम, तोकिन और कोचिन चीन। ये 3 हो गए। कई बार किताबों में जब आप देखिएगा तो किताब में आपको ऐसे ही मिलेंगे, तोकिन, कोचिन चीन और अन्नाम। लेकिन हमको अब मालूम है, हमको मालूम है कि ये किसके बारे में बात करेगा, वियतनाम के बारे में। सही है बात। यहां तक 2 ऑब्जेक्टिव्स आपको यहां मिल गया बाबू। एक, हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, और वियतनाम के अंतर्गत कौन से आते हैं। मुश्किल काम है यहां तक। तीसरा जरूरी बात यह रहेगा इस चैप्टर में कि इन पर, क्योंकि आप देखो चैप्टर का नाम क्या था, हिंद चीन, तो हिंद चीन तो समझ में आ रहा है। हिंद चीन में उपनिवेशवाद, मतलब कोई ना कोई इसको गुलाम बनाया। अब गुलाम कौन बनाया, तो इसको गुलाम बनाने पर थे, यानी हिंदी में लिखें तो फ्रांसीसी।
अधिपत्य। यानी किसका अधिकार रहा इस पर? फ्रांस का, यानी फ्रांसीसी अधिपत्य रहा। तो उपनिवेश किसका था? हिंद चीन। हिंद चीन किसका उपनिवेश था? फ्रांस का। भाई जो गुलाम बनाएगा, अधिपत्य का मतलब है ये अपनी अधिसत्ता सामने वाले पर थोप दिया। अब वो कैसा होगा? अगर ये अपने मन से चाहेगा ना कोई व्यापारिक नियम भी बनाने के लिए, तो आपको इनसे मिलना होगा, इनसे परमिशन लेना होगा। यही मतलब ना हुआ। राजनीतिक गतिविधि भी करना होगा ना, तो उसके लिए भी उसको किससे परमिशन लेना होगा? इनसे। जैसे हम लोग कैसे गुलाम थे, तो हम लोग क्या स्वतंत्रता था अपना कोई भी स्वशासन चलाने का? नहीं। स्वशासन के लिए, स्वराज के लिए तो हम लोग आजादी के लिए तो मांगे कर रहे थे। स्वशासन कैसे चला लीजिएगा? क्योंकि आपके ऊपर में कोई और दूसरा कंट्री आकर बैठा है। तो आप पहले पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको पता नहीं चला। जैसे आज कुछ लोग बोलते हैं ना कि गांधी क्या कर दिया। अरे गांधी क्या किया? अनपढ़ जाहिल समाज का एक वर्ग था, जो आज भी है वैसे। उस अनपढ़ जाहिल समाज के वर्ग को एक बात बताया कि खाली रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो से गुजारा नहीं होगा, क्योंकि तुमको भूखा इसलिए रखा जा रहा है ताकि तुम कुछ और चीज डिमांड ना कर सको। इतना सा बात समझाने में सबसे बड़ा श्रेय इन लोगों का जाता है। मतलब गांधी जी का नाम आगे आता है, प्रमुख तौर पर आता है, और भी बहुत सारे विचारक रहे होंगे। समझ में आ रही है बात? जैसे तुमको हम भूखा पेट रखेंगे, तो तुम पहले आजादी मांगोगे कि खाना मांगोगे? पहले खाना मांगोगे। हम तुमको एजुकेशन नहीं देंगे, अब तुम बताओ तुम क्या करोगे? सबसे पहले तुम एजुकेशन मांगोगे? कभी नहीं मांग सकते। एक मिनट आप, इसलिए बोलते हैं ना, जबरदस्ती का पढ़ाई नहीं है और अच्छा है। खैर, तो गांधी को श्रेय जाता है इसलिए क्योंकि उन्होंने बताया कि देखो, सबसे पहला बात है कि तुमको हम गरीब बना के रखते हैं, तुमको हम फ्री बीज देंगे। फ्री बीज का मतलब वही सब होता है जो हम तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, ताकि तुमको बस इतना ही में, क्योंकि तुम्हारे पास वो है नहीं, तो तुम उसी में तुम खुश रहोगे। तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास और क्या कुछ हो सकता था। जिस दिन तुम शिक्षित हो जाओगे, तुम अपने अधिकार को पहचानोगे। अब बिना एजुकेशन दिए गांधी इतना ट्रेंड किए हैं लोगों को, बार बार छोटे छोटे आंदोलन को करा करके, कि लोगों को राजनीति के प्रति भागीदारी बढ़ी, दिलचस्पी बढ़ी लोगों की। तब लोग समझने लगे कि आजादी क्या चीज है, क्या होना चाहिए। कितना छोटा सा चीज है। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे दांडी यात्रा, है ना। सब लोग बोलेंगे कि वैसे तो बहुत सारा नियम कानून बना था, फिर नमक कानून ही क्यों? नहीं पढ़े हो, सुने नहीं हो कम से कम, कि दांडी नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। हाँ, नमक कानून बना करके नमक कानून को भंग किया। अरे भाई, अंग्रेज को नमके पे कानून बनाया था, या और भी बहुत सारे कानून थे, और भी बहुत सारे कानून थे। फिर नमक कानून ही क्यों? क्योंकि नमक जो है वो घर घर की आवश्यकता है। तो जैसे ही हम ऐसा कोई कानून बनाएं जो हर एक पार्टिकुलर घर की आवश्यकता है और उसको तोड़ दें, तो ये हर घर में ये इंफॉर्मेशन जाएगा कि नहीं जाएगा? समझ गए? यानी हम कोई छोटे से आंदोलन को, जो 78 लोगों से शुरू हुआ, उस आंदोलन को हम जनव्यापी आंदोलन बना सकते हैं। देखिए, अब आम लोग क्या पढ़ेंगे? नमक सत्याग्रह कर ले। और आप उस नमक सत्याग्रह पढ़े लिखे अगर होगे तो, अगर चैप्टर नंबर 4 पढ़ोगे हिस्ट्री का, ये तो 3 है, इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद, जैसे ही तुम चैप्टर नंबर 4 पढ़ोगे, तुमको समझ में आ जाएगा कि रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या है। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह क्यों किया? क्योंकि नमक कानून तोड़ना था। वो बस आम जिंदगी। अब मिनटों जिंदगी का क्या मतलब है? हाँ, सभी लोग मिनटों जिंदगी, इसका मतलब क्या है? जब हम लाइन पर बल दे दिए। हमको क्या समझ में आया? सर, सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अगर ऐसा कोई कानून बन जाएगा तो लोगों को पता चला? नहीं पता चला। पता कैसे चलेगा लोगों को? रेडियो भी नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है, फेसबुक भी नहीं है यार। फिर कैसे कैंपेन चलाएं? यूट्यूब भी नहीं है कि कुछ अगर अनर्गल बके जा रहे हैं, वो भी नहीं है। अब क्या करें? तो उसके लिए क्या है? आंदोलन इतना छोटे तबके से उठाइए, इतना शून्य वाला आंदोलन उठाइए कि आगे तक इंफॉर्मेशन चला जाए, घर घर। तो नमक के बगैर खाना, तो भारतीयों का खाना तो नमक के बगैर बनता ही नहीं है। चलो भाई, ऐसा कारण ऐसा है कि बहुत सारा नियम है, नमक कानून, उसी को भंग कर देते हैं। गए 78 लोगों के साथ निकलने वाला आंदोलन जनव्यापी आंदोलन बन गया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। खैर, तो फ्रांसीसी अधिपत्य भी जब इस पर था, तो बहुत तरह से फ्रांसीसी भी कोशिश कर रहा है इसको पूरी तरह से कि हम अपना चीज उड़ा दें। अपना चीज उड़ाने का मतलब क्या है? पुराने समय में लोग बड़े बड़े बाल रखते थे, उनका अपना एक, हम लोग भी हेयर जो है ना वो छोटा छोटा ऐसे, ये पश्चिम सभ्यता का देन है। ये जो हेयर आप देख रहे हो, पुरुष लोग खास करके, ये पश्चिमी सभ्यता का देन है। ऐसा हेयर कहाँ है? तुम अपना
स्टोरी देखे हो, एंशियंट स्टोरी जो आता है टीवी पर, धार्मिक स्टोरी जो आता है बाबू टीवी पे, उसमें किसको देखे हो ऐसा बाल होता है किसी का, छोटा बाल जैसे आप लोग, तुम लोग नहीं, इन लोग का देखे हो कभी नहीं? क्यों होगा? ये पश्चिमी सभ्यता की देन है। वो लोग आए, मेरे ऊपर गवर्न किए, गवर्न करने के बाद अपनी शिक्षा पद्धति मेरे ऊपर थोपे। फ्रांसीसी भी वही काम किए। कहाँ पर थोप दिए? वियतनामियों पर, या सॉरी हिंद चीन पे जाकर के अपना, भाई ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है तो ये इसका, ताकि वो लोग मेरी अपनी सभ्यता भूल जाएं और मेरी सभ्यता को ओढ़ लें, पूरी तरह से मेरी सभ्यता को, मेरे रिचुअल्स को अपना लें। जब वो मेरी चीजों को अपनाना शुरू करेंगे तो बहिष्कार करना उतना ही मुश्किल होगा, होगा ना? आज हम लोग गुरुकुल की बात करते हैं, गुरुकुल ऐसे पढ़ते थे वैसे पढ़ते, अब सही से बताइए क्या आज के समय में वो सूटेबल लगता है आपको? नहीं लगता ना। लेकिन अगर सच में आप देखे होते उस चीज को तो आप अभी भी वही पसंद करेंगे। लेकिन अब वो चीज रहा नहीं, वो चीज हम लोग देखे भी नहीं है कैसा होता था पहले के समय में, बस पढ़े हैं थोड़ा बहुत या तस्वीर वगैरह देखे हैं, खत्म बात है। समझ में आई बात? 1945 में, 1945 में वियतनाम को स्वतंत्रता मिला। एक और ऑब्जेक्टिव मिल गया बाबू, वियतनाम क्या हो गया? स्वतंत्र हुआ। तो अब प्रश्न आ जाता है, वियतनाम को स्वतंत्रता कब मिली? 1945। किससे स्वतंत्रता मिली? फ्रांसीसी अधिपत्य से। देखो पूरे हिंद चीन की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? केवल वियतनाम की। अब वियतनाम का मतलब ये तीनों, ठीक है ना? तो 1945 में वियतनाम स्वतंत्र होता है और उसके कुछ समय बाद, बस ऐसे ही मेंशन है, कुछ समय बाद कौन स्वतंत्र हुआ? लाओस भी और कंबोडिया स्वतंत्र हुआ। ध्यान रहेगा बात। वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ? 1945। हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सही हो गया बात, इतना सा बात क्लियर है। अच्छा, जब वियतनाम स्वतंत्र हुआ बाबू, तो वियतनाम को फिर से दो भाग में तोड़ दिया गया। हम लोग पढ़ेंगे क्यों तोड़ा गया, कौन सी समझौता है, एक में हम आपको बता देंगे, मैप भी दिखला दिया जाएगा। हाँ, दो भाग में बांट दिया गया। एक वियतनाम बना उत्तरी वियतनाम जो उत्तर दिशा की ओर था, और दूसरा वाला बना दक्षिणी वियतनाम जो दक्षिण दिशा की ओर था। तो इसका मतलब यहाँ भी वियतनाम को 1945 में फ्री हुआ और वियतनाम को दो भाग में बांटा गया। एक हो गया कौन सा? उत्तरी वियतनाम, और दूसरा दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में जिसकी सरकार बनी उसके नेता का नाम था हो ची मिन। देखो नाम कैसा लग रहा है? चाइनीज नाम है ना? हाँ, ऐसे ऐसे नाम है, हो ची मिन। इधर से जो आए, यहां बना गवर्नमेंट किसका? बाओ दाई का। बाऊ नहीं, बाओ दाई की। आदमी का नाम है बाओ दाई। अरे इसमें एक और हीरो है, हु इन फूसो। हु इन, ऐसा ऐसा नाम है बाबू, हु इन फू सो। शॉर्ट फॉर्म नहीं है, पूरा का पूरा नाम है ये, है ना? है ना? शानदार, मजेदार है। हाँ, तो ऐसे क्यों है? क्यों है? क्योंकि वियतनाम पर किसका किसका प्रभाव दिखता था? चीन का। लिखवाया था, चीन का प्रभाव दिखता था, इसलिए यहां के लोगों के नाम में इसका झलक आपको दिखेगा। देख लो, उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार बनी? हो ची मिन की, और ये सरकार थी साम्यवादी। अब बोलोगे सर साम्यवादी क्या होता है? मतलब वर्ग संघर्ष पर बल देने वाला, प्रतिक्रियावादी नहीं, सबको लेकर के चलने वाला, वो वाला। और ये जो है बाओ दाई की जो सरकार बनी दक्षिणी वियतनाम में, ये थे प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी, और प्रतिक्रियावादी के साथ एक और नाम जुड़ा रहता है, निरंकुश, यानी जिसके अपने शासन पद्धति पर कोई इख्तियार यानी कंट्रोल नहीं होता। सही है, जनरल नॉलेज मिल गया बाबू, बहुत हो गया ना। वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ है? 45 में। और 45 में स्वतंत्र होने के बाद वियतनाम को कितने भागों में बांट दिया गया? उत्तरी वियतनाम,
उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार बनी? ये सरकार कैसी थी? दक्षिणी वियतनाम में किसकी सरकार बनी? नाम को रेस्पेक्ट से लोगे। बाओदाई प्रतिक्रियावादी और निरंकुश है, काट देंगे गला, बोलेंगे कुछ कटा भी नहीं। समझ गया ना? प्रतिक्रियावादी निरंकुश होने का मतलब ही यही होता है बाबू, कि प्रतिक्रिया एक्शन का रिएक्शन बहुत जल्दी देंगे, और निरंकुश जो कि इनको खुद नहीं मालूम कि देश सत्ता में क्या चल रहा है और उस पर कोई कंट्रोल हो जाए, उसको बोलते हैं निरंकुश होना। हम लोग पढ़े हैं रूस की क्रांति में भी शासक कैसा है? निरंकुश। निरंकुश होने का मतलब ही होता है जिसका अपनी शासन पद्धति पर कोई इख्तियार, कोई कंट्रोल नहीं होता। हो गया यहां तक बात? और उसके बाद देखो, अब हर जगह देखो अमेरिका घुसेगा। अब देखो कैसे एंट्री लेगा। साम्यवादी विचारधारा के सख्त खिलाफ है अमेरिका। वो साम्यवादी विचारधारा को, समाजवादी साम्यवादी, ये विचारधारा को वो नहीं मानता था। हम बताए थे कार्ल मार्क्स वाला जब चैप्टर पढ़ा रहे थे कि कार्ल मार्क्स, अगर हम ये लफ्ज यूज किया था कि अगर ईश्वरीय चीज को हटा दें किताबों को, तो इस पृथ्वी पर अगर कोई किताब बना हो जिसने संपूर्ण विश्व को बांट दिया, वो किताब कार्ल मार्क्स की। नाम क्या है किताब का? दास कैपिटल। आ रहा बात समझ में? और उसने पूरे विश्व को दो धड़ में बांट दिया। या तो आप कार्ल मार्क्स को मानने वाले होंगे या फिर आप कार्ल मार्क्स को नहीं मानने वाले। सोच लो कितना बड़ा बात है। ईश्वरीय किताब को अगर आप हटा दें तो समाज ऐसे बटा हुआ है, बस दो भाग में। और जाहिर सी बात है कि जो समाजवादी यानी जो कार्ल मार्क्स वाले को मानने वाले होंगे, वो लोग कभी भी पूंजीवादी तो पर बिलीव नहीं करेंगे। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो अमेरिका कभी भी नहीं मानेगा किसको? साम्यवादी समाजवादी कभी नहीं मानेगा, वो प्रतिक्रियावादी को मानेगा। तो दक्षिणी वियतनाम में किसकी एंट्री होनी शुरू हो गई? अमेरिका की एंट्री शुरू। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ गलत नाम ले लिए? फिर कहे हाँ सत हो ऐसे? बउआ कुछ बोल दिया? नहीं सही तो बोला, एकदम सही बोला बाबू। दक्षिणी वियतनाम में किसकी एंट्री होती है? अमेरिका की। और अब देखो ये आग लगाने वाला काम शुरू करेगा। आग लगाने का काम क्या है? इसको चाहिए क्या चीज? सिर्फ और सिर्फ ये दोनों अलग हुए हैं ना, वियतनाम टूटा है ना, इसका मतलब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन चलता होगा, झगड़ा चलता होगा। और अमेरिका को साम्यवादी विचारधारा पसंद नहीं है, इसलिए वो दक्षिणी वियतनाम को सपोर्ट देना शुरू करेगा। सही है क्या? अब दक्षिणी वियतनाम को ये सपोर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में और खटपट बढ़ेगा और आंदोलन होगी। ये पूरा का पूरा चैप्टर उन्हीं चीजों को लेकर के है। समझे? मतलब ये चैप्टर ऐसा नहीं था कि खाली उपनिवेश पढ़ लो और राष्ट्रवाद पढ़ लो और चैप्टर क्लोज हो गया, ऐसा नहीं था चैप्टर ये। इस चैप्टर में असल में यही जानना है कि अमेरिका कैसे दक्षिणी वियतनाम में एंट्री लेता है, क्यों लिया एंट्री, ये प्रतिक्रियावादी है, निरंकुश है। इसको अगर आकर के बोलेगा हम आपको सपोर्ट करेंगे इसको हटाने में, तो इसको लगेगा कि हाँ हमको सपोर्ट कर रहा है इसको हटाने में, जबकि इसका अपना मकसद है कि साम्यवादी विचारधारा को नष्ट कर दिया जाए। इन दोनों नेताओं को यह सोचना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? वियतनाम की बात कर रहे हैं। और हम दोनों में झगड़ा है यानी आंतरिक झगड़ा है तो अच्छी बात है कि चलो भाई कॉन्ट्राडिक्शन हो सकते हैं दो लोगों के बीच में। तीसरा क्यों एंट्री लेगा? तीसरा क्यों एंट्री लेगा? बाहरी शक्ति क्यों आएगी? उनको ये सोचना चाहिए था, बट ये बंदा ये चीज नहीं सोच। एक और बहुत ही घटिया घटना का जिक्र है बाबू। एक गांव है वियतनाम में और उस गांव का नाम है माई ली। यहां एक बहुत ही माइली गांव का नाम है। अब ऐसा नाम क्यों होगा आप भी समझ रहे हैं ना? ऐसा नाम होने के पीछे का कारण क्या है भाई? वही चीनी प्रभाव, नाम ऐसे ही मिलेगा आपको। और इस यहां एक घटना हुआ है, इसको घटना को किताब में भी मेंशन है, लोमहर्षक घटना। लोमहर्षक घटना ऐसी घटना को कहा जाता है जिसको सुन करके प्रकृति खुद शर्मा जाए, ऐसा घटना हुआ। दक्षिणी वियतनाम में एंट्री देखो, अमेरिका किसको सपोर्ट करने के लिए आया? दक्षिणी वियतनाम को। झगड़ा झंझट गृह युद्ध करवा दिया। गृह युद्ध का मतलब घरेलू हिंसा, उसको भड़का दिया, लड़ाई पीट हो गया। जब विश्व भर में जब इसकी आलोचना शुरू हुई और अमेरिका का जब हार हुआ, तो अमेरिका जब यहां से लौट रहा था, उत्तरी वियतनाम में गया था ना वो लड़ने के लिए, जब हार कर लौट रहा था तो वो दक्षिणी वियतनाम पहुंचा। और जब वो दक्षिणी वियतनाम पहुंचा, दक्षिणी वियतनाम, तो उसको ध्यान आया कि ये कितना गलत हो गया, हम लोग हार कैसे गए। नहीं होता जब हम बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं तो हम कैसे हार सकते हैं, ऐसा वाला बात हो जाता है। बट हो ची मिन थोड़ा सा ज्यादा दिमाग का था, उसने एक रास्ता बनाया था। उत्तरी ये भाई साहब समझ लो कि ऐसे लौट करके जा रहे हैं लड़ने के लिए,
तो आप जब अपना किताब देखोगे, 1 मिनट बाबू, हम रास्ता दिखलाने का कोशिश करते हैं, यहां नहीं है, हाँ यही है। तो उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम के लिए, उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम के लिए हो ची मिन्ह एक रास्ता बना दिए थे, उत्तरी से दक्षिण, क्योंकि हो ची मिन्ह कहां के थे, उत्तरी वियतनाम के। दक्षिणी वियतनाम में जाना हो उसके लिए एक रास्ता बनाए थे, इसका नाम था हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग। सबको पता ही नहीं चलेगा, भूल भुलैया का मतलब ही यही होता है। वो रास्ता देखो यहाँ है, ये देखो, ये जो ब्लैक वाला लाइन देख रहे हो ना, इसी का नाम है हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग। और ये रास्ता कहां से होकर गुजरता है, देखो लाओस जा रहा है ना, देखो यहां से लाओस के बॉर्डर से होकर के गया हुआ है, ये देखो लाओस का, कंबोडिया के भी पास से गुजरता है, कंबोडिया, लाओस, इन सब से होकर के ये रास्ता गुजरता है। अब इस रास्ता से दक्षिणी वियतनाम पहुंचा जा सकता है। ये देखते हो एरो बना हुआ, ये देख रहे हो एरो बना हुआ, दिख रहा है बाबू तुम लोगों को? ये एरो बना हुआ का मतलब है भूल भुलैया है, मतलब लोगों को लग रहा है कि ये तो उत्तरी वियतनाम जाने का रास्ता है, और उसके साथ साथ ये कहां एंट्री दिला रहा है आपको, दक्षिणी वियतनाम में। और यहीं पहुंचना है सैनिकों, किस लिए, कि आप बेकार का मेरे यहां लड़ने आएंगे, सामने वाला प्लान बना रहा हो आपके यहां अटैक करने का, चुपचाप से आप पहले घुस जाओ, तो सरप्राइज, तुम अभी ऐसे से कर ही रहे थे सेटअप, हम बोले हेलो स्वागत नहीं करोगे मेरा, तो ज्यादा अच्छा है ना। अपने इस कूटनीति का परिचय देते हुए हो ची मिन्ह जो है वो बाजी मार जाते हैं और अमेरिका हार जाती है, और उसको क्या करना पड़ता है, बैकआउट। चलो भाई चलते हैं, क्योंकि अब लड़ने के लिए यहां पे कुछ बचा नहीं है, समझ गए ना। तो अब जब दक्षिणी वियतनाम से लौट रही थी ना अमेरिकी सैनिक, जाने वाली थी यहां, अब उसको लौटना है, लौट रही थी, तो दक्षिणी वियतनाम में जिसको सपोर्ट करने आई, उसी के एक छोटे से गांव में, गांव का नाम क्या है, माइली, उस गांव में अपने हार के बौखलाहट में सारे के सारे लड़के का, सारे के सारे पुरुषों का हत्या कर देते हैं। जितनी भी स्त्रियां होती हैं, जितनी भी बच्चियां होती हैं, सबका सामूहिक बलात्कार करता है, सामूहिक बलात्कार। और ये चीज, और मारने के बाद जब सबको फेंक दिया जाता है, तो उसी लाश के ढेर में से एक बूढ़ा आदमी बचता है, एक बूढ़ा आदमी, और वही आदमी बाहर आकर के लोगों को बताता है कि इतना घिनौना और निर्मम हत्या सैनिकों के द्वारा, किसके सैनिक के द्वारा, अमेरिकी सैनिकों के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी वियतनाम में नहीं हुआ ये घटना, दक्षिणी वियतनाम में हुआ, अगर हम गलत नहीं है तो। वैसे कहानी के दौरान जब आएगा तो एक बार फिर देख लेंगे हम लोग, बट दक्षिणी वियतनाम का जहां तक हमको ध्यान है, अब दक्षिणी वियतनाम में वो ये घटना करता है, एक बंदा जो देख लिया वो गवाह के तौर पर सामने रख देता है बात को। अब पूरे वर्ल्ड स्तर पर, क्योंकि सैनिकों का एक कोड ऑफ कंडक्ट है बाबू, मतलब हम सैनिक हैं, इसका मतलब वो तो पुराने समय में ना, राजा वाले में ना होता था कि आप कहीं किसी को परास्त कर दिए तो जो चीज, सामान, बच्चा, लड़की, औरत, मर्द, जो मिल रहा है सबको लेके जा रहा है, सबको ढो सकता है, काट दिया तो काट दिया, मार दिया तो मार दिया। ऐसा किस में होता था, वो बर्बर समाज में। ये बर्बर समाज की बात नहीं हो रही, 1945 के बाद की बात हो रही है, 45 के बाद की, तो बहुत नजदीक ना हो गए बाबू, यानी आप सभ्य समाज कहला रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय शायद रहे थे निक्सन, खैर नाम थोड़ा सा हमसे आगे पीछे हो जाता है। उन्होंने जब ये इस बात को जब सुना, तो पूरे वर्ल्ड स्तर पर अमेरिका का बेइज्जती होना शुरू हुआ कि इतना घटिया। इसी समय पूरे वर्ल्ड से ही अमेरिका पर दबाव बनने लगा कि अभी के अभी अपने पूरे सैनिकों को वियतनाम से बाहर करो, अभी के अभी, वरना फिर हम लोगों की एंट्री होगी। सबको एक पल ऐसा लगा कि अब थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। क्यों ऐसा लग रहा था तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा? क्योंकि अमेरिका थोड़ा सा अगर ऐंठ जाएगा कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, बट राष्ट्रपति ठीक थे, राष्ट्रपति बोले हाँ यार हुआ तो है गलती, इतना गंदा नहीं होना चाहिए था। राष्ट्रपति इस बात को एडमिट करते हैं और वहां से अपने टुकड़ियों को बुला लेते हैं। देखो हार है ठीक है, लेकिन हार के बौखलाहट में जो आप जो काम करते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा घटिया हो जाता है। वो घटिया से भी घटिया था, इसलिए किताबों में उसको बहुत, कौन सा वर्ड यूज़ किया था, लोमहर्षक घटना।